हेलो बच्चों, आज हम क्रैश कोर्स में रिप्रोडक्शन यूनिट के लास्ट चैप्टर यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को डिस्कस करेंगे। हेलो बच्चों, गंगवार इंस्टीट्यूट फॉर नीट चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार और बेटा जैसे कि आप जानते हैं कि 80 दिन की जो स्ट्रेटजी हमने बनाई है उस स्ट्रेटजी में हम लगातार काम कर रहे हैं कि किस तरीके से आप अपने नीट की तैयारी को और बेहतर तरीके से कर सकें, कैसे आप इम्प्रूवमेंट कर सकें। बेटा देखिए, जो बच्चे नए हैं उनको क्या करना है कि पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आप नीट की तैयारी एक बेसिक लेवल से करना चाहते हैं, शुरुआत से करना चाहते हैं, तो बेटा देखिए पहले ही हमने 38 चैप्टर में से बेटा 22 चैप्टर के क्रैश कोर्स अपलोड कर दिए हैं। तो आप उन चैप्टर को पढ़ सकते हैं और उसके बाद ये चैप्टर आप कंटिन्यू रख सकते हैं यहाँ पर। या मान लीजिए कि आप रिप्रोडक्शन यूनिट के शुरुआत के जो 3 चैप्टर मैंने अपलोड किए उनको पढ़ लीजिए और फिर ये चैप्टर आप पढ़ लीजिए। उसके बाद डेली बेसिस पर बेटा आपको हम लगातार क्रैश कोर्स प्रोवाइड करते हैं और इसके साथ बेटा मेंटी में हम क्वेश्चन भी आपको कराते हैं। जैसे ये क्रैश कोर्स आज आप पढ़ ले रहे हैं, अब अगले दिन हम इसके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के मेंटी क्विज में शाम को 4:30 बजे डिस्कस कर लेंगे। यानी क्रैश कोर्स बेटा एक दिन पहले अपलोड किया जाता है और अगले दिन मेंटी क्विज में उसके क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। तो बेटा अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और आखिर तक देखिएगा, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे और एनसीईआरटी आपको बहुत अच्छी तरीके से आने लगेगी। अगर आप नए हैं तो पुराने जो हमारे चैप्टर अपलोडेड हैं उनको भी जरूर देखिएगा। एक प्लेलिस्ट क्रैश कोर्स के नाम से बेटा बना दी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। रिप्रोडक्शन यूनिट का चौथा चैप्टर है और हमारे एनसीईआरटी में अगर मैं अपनी बात करूं तो ये 23वां चैप्टर बेटा मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। टोटल हमें 38 चैप्टर पढ़ने, जिसमें से ये चैप्टर नंबर 23 यानी इसके बाद करीब 15 चैप्टर हमारे पास बचेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो बेटा सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने। सबसे पहला टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटेजीज। दूसरा टॉपिक यहाँ पे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तीसरा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी एमटीपी, जिसे इंडोस्ड एबॉर्शन कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एसटीआई, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड इनफर्टिलिटी, यानी आखिर के जो 4 टॉपिक हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो इनको बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे और इनमें भी बर्थ कंट्रोल का टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बेटा रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या है? सिंपली अगर हम बात करते हैं बेटा तो हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विद नॉर्मल फंक्शन। यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब बेटा है कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है बेटा, जिनके बारे में आप पढ़ चुके हैं कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन से हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम इनके बारे में मैंने आपको बताया था। तो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उनकी जो नॉर्मल फंक्शनिंग है, इसी को हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर हम ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव में बात करते हैं तो इसका मतलब इसमें हम इंक्लूड करते हैं इमोशनल एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन आल्सो। तो अगर बेटा हम WHO की बात करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो WHO के द्वारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जो डेफिनेशन दी गई उसमें कहा गया टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल। जैसे हेल्थ की डेफिनेशन भी WHO के द्वारा दी गई, आपने हो सकता है कभी पढ़ा हो। फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग कहा जाता है हेल्थ की डेफिनेशन में, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। वैसे यहाँ पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आपको बताया गया फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल वेलबींग। ये आप ध्यान रखिएगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब हो जाएगा फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल वेलबींग। तो इसका मतलब बेटा एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसा समाज जहां पर रहने वाले जो लोग हैं वो फिजिकली और फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वाले हों, जिनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नॉर्मल हों, नॉर्मल इमोशनल एंड बिहेवियरल इंटरेक्शन अमंग देम एंड ऑल सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट माइट बी कॉल्ड रिप्रोडक्टिवली हेल्दी। उस सोसाइटी को हम रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी कहेंगे जहां पर रहने वाले इंडिविजुअल फिजिकली और फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वाले हों और साथ ही उनका जो बिहेवियर हो, जो इमोशन हो भी नॉर्मल होने चाहिए। चलिए बेटा, अब यहाँ पर टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हमारे पास प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटेजीज। अब India was among the first countries in the world to initiate action plan and program
at the national level to attain total reproductive health as a social goal। बेटा देखिए, हमारा देश दुनिया की पहली ऐसी कंट्री था जहां पर नेशनल लेवल पर यानी राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे एक्शन प्लान चलाए गए ताकि हम एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बना सकें। और इन एक्शन प्लान को, इन प्रोग्राम को फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के नाम से जाना गया। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम की शुरुआत बेटा 1951 में की गई। ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 1951 में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम की शुरुआत की गई और समय समय पर इनमें चेंजेस भी किए गए, परिवर्तन भी किए गए। और ये जो इनमें परिवर्तन हुए, जो इम्प्रूवमेंट किए गए, इन इम्प्रूव्ड प्रोग्राम की अगर हम बेटा बात करते हैं तो जो इम्प्रूव्ड प्रोग्राम है इनमें रिप्रोडक्शन रिलेटेड जो एरियाज हैं उनको सभी को कवर किया जाता है। और करेंटली इनको हमारे देश में रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर यानी RCH प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। 1951 में जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम की बेटा शुरुआत की गई, आज उनको हम RCH प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। अब इन प्रोग्राम की बेटा बात करें, जो RCH प्रोग्राम है इसका जो मेजर टास्क है, मुख्य काम है, वो क्या था जरिए जानते हैं। creating awareness among people about various reproduction related aspect, यानी लोगों में अवेयरनेस, लोगों में जागरूकता फैलाना, जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड एस्पेक्ट होते हैं उनके बारे में लोगों में जागरूकता फैलाना। और प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज एंड सपोर्ट फॉर बिल्डिंग अप ए रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी, और एक ऐसे समाज की स्थापना करना जो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हो। रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी क्या, ये अभी जस्ट मैंने आपको बताया है। अब बेटा यहाँ पर एक टेक्निक की हम बात करते हैं, एमनियोसेंटेसिस टेक्निक के बारे में। एमनियोसेंटेसिस में क्या होता है कि जो डेवलपिंग फीटस होता है माँ के यूट्रस में, उस डेवलपिंग फीटस के सराउंडिंग में एमनियोटिक फ्लूइड पाया जाता है। अब जो एमनियोटिक फ्लूइड है, इस एमनियोटिक फ्लूइड को डॉक्टर के द्वारा निकाला जाता है सिरिंज के द्वारा, और उसमें जो फीटल सेल होती हैं उन फीटल सेल को एनालाइज किया जाता है। अब इस प्रोसीजर के द्वारा बेटा हम कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर का पता लगा सकते हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, इन सब का बेटा पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसमें फीटस की सेल है, मतलब बच्चे की सेल है। अब बच्चे की जो सेल है, मान लीजिए उसमें हमने क्रोमोसोम का नंबर काउंट किया और हमें पता चला कि क्रोमोसोम का नंबर बेटा 47 है, जबकि नॉर्मल इंडिविजुअल में 46 क्रोमोसोम होते हैं। अगर 47 क्रोमोसोम है तो बच्चे को या तो डाउन सिंड्रोम हो सकता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो सकता है, और अगर किसी बच्चे में मान लीजिए कि 45 क्रोमोसोम निकले तो मतलब उसको टर्नर सिंड्रोम हो सकता है। यानी जो जेनेटिक डिसऑर्डर, बेटा जेनेटिक डिसऑर्डर मैंने आपको सारे पढ़ा दिए हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप क्रैश कोर्स में जाके जो चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है जेनेटिक्स में, उसको आप जरूर पढ़िएगा, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, उसमें जेनेटिक डिसऑर्डर सारी आपको मिल जाएंगी। तो एमनियोसेंटेसिस बेटा जेनेटिक डिसऑर्डर का पता लगाने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन कुछ डॉक्टर, कुछ पेरेंट के द्वारा गलत तरीके से भ्रूण का लिंग पता करने के लिए, फीटस के सेक्स का डिटरमिनेशन करने के लिए इसका यूज किया जाता है, जो कि इलीगल है, गैर कानूनी है, और इसलिए अब इस पे बैन लगा दिया गया, स्टैट्यूटरी बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटरमिनेशन। यानी सेक्स डिटरमिनेशन इससे नहीं कर सकते, क्योंकि बेटा आप जानते हैं कि जो 46 क्रोमोसोम होते हैं सेल में, उनमें से 44 ऑटोसोम होते हैं, 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। अब अगर ये बेटा 2 सेक्स क्रोमोसोम जो है, अगर वो एक्स सेक्स है तो फीमेल होगी और XY है तो मेल होगा। तो अब क्या किया जाता था पहले कि एमनियोसेंटेसिस में डेवलपिंग फीटस की जो एमनियोटिक फ्लूइड की सेल थे उनको निकालते थे, जो एमनियोटिक फ्लूइड में सेल होती थी, और उनका एग्जामिनेशन करते थे। अगर ये पता चलता था कि फीमेल है तो फिर उसको मार दिया जाता था, जिसे हम फीमेल फीटिसाइड कहते हैं, कन्या भ्रूण हत्या। और इसको लीगली चेक यानी कानूनी तौर से रोकने के लिए इस पे बैन लगा दिया गया है। एंड मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, यानी ज्यादा संख्या में बच्चों को माँ के यूट्रस के अंदर ही मारने से रोकने के लिए अब इस पे बैन लगा दिया गया। यानी एमनियोसेंटेसिस का यूज हम बच्चे के सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए नहीं कर सकते हैं। एमनियोसेंटेसिस का यूज इसलिए किया जा सकता है ताकि हम जेनेटिक डिसऑर्डर का पता लगा सकें। तो ये चीज यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट और खूब क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं।
अब बेटा यहाँ पर एक और पॉइंट है जो काफी इंपॉर्टेंट, सहेली। सहेली की बेटा बात करें तो एक नई कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है फीमेल के लिए, और इससे डेवलप किया गया बेटा लखनऊ के वैज्ञानिकों के द्वारा। लखनऊ में एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम आप सभी ने सुना होगा, दैट इज सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, CDRI लखनऊ। और इसके साइंटिस्ट के द्वारा बेटा सहेली नाम की एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल को डेवलप किया गया, जिसको आगे हम डिस्कस करेंगे बेटा। जो सहेली नाम की पिल है इसे वंस ए वीक पिल के नाम से जाना जाता है, और ये नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन है, इसलिए इसके साइड इफेक्ट कम होते हैं और जो कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी है वो ज्यादा होती है। चलिए बेटा अब अगले टॉपिक पे चलते हैं, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। यानी पॉपुलेशन को कैसे हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करने से रोक सकते हैं, बर्थ कंट्रोल कैसे करेंगे, इसके बारे में टॉपिक है और काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। पिछली सेंचुरी यानी पिछले 100 वर्षों की बेटा अगर हम बात करें तो हमने अलग अलग फील्ड में बहुत तरक्की की, और इसकी वजह से जो हमारी लाइफ की क्वालिटी है उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ। अब इंक्रीज्ड हेल्थ फैसिलिटीज, बढ़ती हुई स्वास्थ्य सुविधाओं की वजह से, एंड बेटर लिविंग कंडीशन, जो हमारे जीवन के रहन सहन का स्तर है वो भी बढ़िया हुआ, और इसकी वजह से ह्यूमन ग्रोथ की, पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है ये भी बहुत तेजी के साथ हुई। यानी ह्यूमन की पॉपुलेशन तेजी से क्यों ग्रोथ की, दो चीजें हैं, इंक्रीज्ड हेल्थ फैसिलिटीज विद बेटर लिविंग कंडीशन। अब बेटा वर्ल्ड की पॉपुलेशन देखिए आप, वर्ल्ड की पॉपुलेशन सन 1900 में अगर आप बात करें, सन 1900 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन 2 बिलियन यानी 2000 मिलियन, यानी आप कह सकते हैं कि 2 अरब थी, 200 करोड़ थी। सन 1900 में दुनिया की पॉपुलेशन 200 करोड़ थी, लेकिन बेटा सन 2000 में यानी 100 साल में पॉपुलेशन 3 गुना हो गई, 6 बिलियन हो गई। 2 बिलियन से 6 बिलियन यानी 600 करोड़ हो गई, और 2011 में ये 7.2 बिलियन यानी 720 करोड़ पहुंच गई। अब ये तो दुनिया की बात हो गई। अब बेटा इंडिया का ट्रेंड देखिए, इंडिया में क्या हुआ, इंडिया में भी ऐसा ही ट्रेंड है और इससे ज्यादा खतरनाक ट्रेंड है। देखिए क्या है, अगर हम अपनी इंडिपेंडेंस की बात करें, सन 1947 में हमारी पॉपुलेशन थी 350 मिलियन, मतलब 35 करोड़। हमारी आज़ादी के समय हमारे देश की पॉपुलेशन 35 करोड़ थी, लेकिन सन 2000 में यानी करीब 57 साल में, आप कह सकते 50 साल में बिलियन मार्क यानी 100 करोड़ को टच कर गई। और मई 2011, और अगर हम मई 2011 की बात करते हैं तो पॉपुलेशन 1.2 बिलियन को क्रॉस कर गई। 1.2 बिलियन मतलब 120 करोड़। ये तो मई 2011 की बात, अभी तो 2020 चल रहा है बेटा, और अब हमारी पॉपुलेशन 135 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है, यानी 1.35 बिलियन। तो बेटा अब सवाल ये उठता है कि पॉपुलेशन की ग्रोथ इतनी तेजी से क्यों हो रही है। तो इसके कुछ प्रोबेबल रीजन है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, प्रोबेबल यानी संभावित कारण। तो पहला कारण है रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, डेथ रेट तेजी से कम हुआ, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट कम हुआ, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट कम हुआ, यानी बच्चों के मरने की दर, डेथ रेट ये सब कम हुआ है, एंड एज वेल एज इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोड्यूसिबल एज, और रिप्रोड्यूसिबल एज तक जो पर्सन है उनका नंबर बढ़ गया है। और ये कुछ संभावित कारण, तो चार चीज याद रखेंगे, डिक्लाइन इन डेथ रेट, डिक्लाइन इन एमएमआर, डिक्लाइन इन आईएमआर, एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोड्यूसिबल एज। अब जो बेटा आरसीएच प्रोग्राम हमारा है, इस आरसीएच प्रोग्राम से हमने जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है उसे कम तो किया है, डाउन तो किया है, लेकिन ये बहुत ही कम है। यानी ग्रोथ रेट में जो कमी आई थी वो बहुत ही कम थी। अगर बेटा 2011 सेंसस रिपोर्ट की बात करें, आप सभी बच्चे जानते होंगे कि हमारे देश में हर 10 साल पे सेंसस यानी जनगणना की जाती है। तो 2001 में जनगणना हुई, 2011 में हुई, 2021 में होगी। तो 2011 की जो सेंसस रिपोर्ट है उसके अनुसार जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था वो 2% से थोड़ा कम था, लेस देन 2%, दैट इज 20 पर 1000 पर ईयर। मतलब इसका क्या है बेटा कि एक साल में 1000 की पॉपुलेशन पर 20 नए बच्चों का जन्म हो जाता है। इसका मतलब आप ऐसे समझिए कि एक गांव है, उस गांव में 1000 लोग रहते हैं।
अगले साल 1 साल के बाद उस गाँव में 1020 लोग हो जाते हैं। उसके 1 साल बाद 1040 लोग हो जाते हैं। यानी हर साल उस 1000 की पॉपुलेशन पर 20 नए लोग बढ़ जाते हैं, 20 बच्चों का जन्म हो जाता है। ये 2% ग्रोथ रेट का मतलब है। 2% ग्रोथ रेट को 20 पर 1000 पर ईयर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये वो रेट है जिसके द्वारा हमारी पॉपुलेशन बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रही है। बेटा अगर आपकी एनसीईआरटी पुरानी तो उसमें 2001 सेंसस रिपोर्ट का डेटा दिया होगा और 1.7% उसमें लिखा होगा, अगर आपकी एनसीईआरटी 2 साल ज्यादा पुरानी है, और वहां लिखा होगा 17 पर 1000 पर ईयर। बेटा कल मैं आपको करेक्शन भी कराऊंगा। दोपहर में 12 बजे जो हमारा लाइव सेशन होगा उसमें पूरी एनसीईआरटी के मैं करेक्शन बताऊंगा, क्या क्या एनसीईआरटी ने चेंजेस किए हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो कल 12 बजे जरूर आप देखिएगा। और 4:30 बजे इसी टॉपिक के, जो टॉपिक हम करें रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसके क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। अब बेटा जब पॉपुलेशन बहुत तेजी के साथ बढ़ेगी तो तेजी के साथ पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उनकी कमी होगी। बेसिक रिक्वायरमेंट क्या? फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग, मतलब रोटी, मकान, कपड़ा, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है बेटा। और बेसिक रिक्वायरमेंट की कमी होगी, इसके बावजूद कि हमने इन तीनों ही फील्ड में बहुत सारी तरक्की कर ली, हमने बहुत सारी नई वेराइटीज को डेवलप किया है खाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद इनकी कमी होगी। इसीलिए गवर्नमेंट को कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे, कठोर कदम उठाने पड़ेंगे इस पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को कंट्रोल करने के लिए। बेटा पॉपुलेशन के एक्सप्लोजन की जो प्रॉब्लम है उसको ओवरकम करने के लिए, उससे निपटने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टेप है वो है टू मोटिवेट स्मॉलर फैमिलीज बाय यूजिंग वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। यानी गर्भ निरोधक तरीकों से छोटी फैमिलीज को प्रमोट करना, मोटिवेट करना। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या है? जैसे कंडोम हो गया, जैसे हम बात करते हैं पिल्स के बारे में, जैसे माला डी हो गया, सहेली की बात करते हैं, या नसबंदी के तरीके हो गए। ये सब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जिनके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पर एनसीईआरटी कहता है कि आपने मीडिया में पिल या पोस्टर देखे होंगे जहां पर आपको दिखाया जाता है ए हैप्पी कपल विद 2 चिल्ड्रन विद ए स्लोगन, हम दो हमारे दो, वी टू अवर टू। ये स्लोगन आप सभी ने कहीं ना कहीं देखा होगा, पढ़ा होगा बचपन में अपने। अब मेनी कपल, कई सारे कपल आजकल ऐसे हैं, मोस्टली द यंग, जो कि यंग है, युवा है, अर्बन शहरी क्षेत्रों में रहते हैं, वर्किंग वन, और दोनों जॉब करते हैं, तो उन्होंने 1 चाइल्ड नॉर्म को अडॉप्ट कर लिया। यानी वो एक ही बच्चा चाहते हैं, वो चाहते हैं उनका एक बच्चा हो लेकिन उसको सही शिक्षा मिले और उसकी वो सही तरीके से देख रेख कर पाए, सही फैसिलिटीज उसे प्रोवाइड कर पाए। साथ ही साथ जो मैरिजेबल एज है, मैरिजेबल एज फीमेल के लिए 18 साल और मेल के लिए 21 साल रेस कर दी जाए। और साथ ही साथ उन कपल को कुछ इंसेंटिव, कुछ छूट दी जाए जिनकी स्मॉल फैमिलीज हैं। ये दो ऐसे तरीके हैं जिससे हम इस प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को सुलझा सकते हैं। यानी कई सारी चीजें हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के द्वारा छोटी फैमिलीज वाली जो कपल हैं उनको मोटिवेट किया जाए। साथ ही साथ जो स्टेचुटरी रेजिंग है, मैरिजेबल एज मेल के लिए 21 साल, फीमेल के लिए 18 साल, ये भी कर दी जाए। और जो छोटी फैमिलीज हैं उनके कपल को इंसेंटिव दिया जाए। तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे हम इस प्रॉब्लम को, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं, सुलझा सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर हम कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, गर्भ निरोधक तरीकों के बारे में, जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की जो समस्या है इसको रोक सकते हैं और अनवांटेड प्रेगनेंसी, जो अनचाही प्रेगनेंसीज हैं, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। बेटा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का काम होता है अनवांटेड प्रेगनेंसीज से बचाना। तो अब एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसा होना चाहिए? आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव ऐसा होना चाहिए जो यूजर फ्रेंडली हो, मतलब उसको आसानी से यूज किया जा सके, इजिली अवेलेबल, आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। जैसे कंडोम की बात करें, इजिली अवेलेबल होते मेडिकल स्टोर पे। इफेक्टिव होना चाहिए, इफेक्टिव मतलब जब कपल उसका यूज करे तो प्रेगनेंसी ना हो। रिवर्सिबल मतलब जब कपल उस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज करना बंद करे तो प्रेगनेंसी हो सके। विद नो और लीस्ट साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट या तो
ना हो या बहुत कम हो, साथ ही साथ नो वे इंटरफियर विद द सेक्सुअल ड्राइव, डिजायर और द सेक्सुअल एक्ट ऑफ द यूजर, यानी उस कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस को यूज करने से जो सेक्सुअल ड्राइव है, जो डिजायर है और जो सेक्सुअल एक्ट है उसमें कोई भी चेंज या बाधा ना आए। अब बेटा कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है इनके बारे में जान लेते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड 6 तरह के होते हैं। एक होता है नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड, दूसरा बैरियर जिसमें कंडोम आ जाते हैं, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस जिसमें कॉपर टी आ जाएगा, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जिसमें माला डी आ जाएगी, सहेली आ जाएगी, आईपिल आ जाएंगी, इंजेक्टेबल और इम्प्लांट ये एक साथ हम पढ़ेंगे, जिसमें टिम्पा आ जाएगा। और इसके अलावा सर्जिकल मेथड जिसे स्टरलाइजेशन टेक्निक भी कहते हैं या नसबंदी के नाम से इसे आप जानते हैं। तो इसमें सर्जिकल मेथड में वैसेक्टमी एंड ट्यूबेक्टमी आ जाएगी। तो इन सब के बारे में बेटा 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे हम। चलिए बेटा सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल मेथड के बारे में, प्राकृतिक तरीकों की बात करते हैं बेटा। तो नेचुरल मेथड इस सिद्धांत पे, इस प्रिंसिपल पे काम करता है कि जो स्पर्म और ओवम की मीटिंग है उसकी संभावना को कम किया जा सके। स्पर्म और ओवम के जो मीट करने की चांसेस हैं उसको अवॉइड किया जा सके बेटा। अब स्पर्म और एग अगर मीट ही नहीं करेंगे कभी तो फिर इसका मतलब है कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो फिर जाइगोट नहीं बनेगा, जाइगोट नहीं बनेगा तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा और प्रेगनेंसी नहीं होगी। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का काम बेटा क्या है? प्रेगनेंसी को रोकना। तो प्रेगनेंसी को रोकने के लिए नेचुरल मेथड स्पर्म और एग की मीटिंग की संभावनाओं को कम करता है। कैसे? 3 तरीके यहाँ पर हैं। पहला तरीका है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, दूसरा है विड्रॉल और क्वाइटस इंटरप्टस और तीसरा है लैक्टेशनल इम्यूनोरिया। तीनों को 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। जैसे पीरियोडिक एब्स्टिनेंस की बात करें तो इसमें क्या होगा? इसमें ये एक ऐसा तरीका है जिसमें जो कपल है इसको अवॉइड करना है क्वाइटस को, यानी शारीरिक संबंध नहीं बनाना है मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10वें से 17वें दिन के बीच में। 10वें से 17वें दिन के बीच में इनको क्वाइटस नहीं करना है, क्योंकि बेटा 14th डे पर ओवुलेशन एक्सपेक्टेड होता है। लेकिन 14th डे के 1-2 दिन पहले भी ओवुलेशन हो सकता है, 1-2 दिन बाद भी हो सकता है। इसलिए 10 to 17 कहा गया कि 10वें से 17वें दिन के बीच में क्वाइटस को अगर अवॉइड किया जाए तो उस बीच में फर्टिलाइजेशन की संभावना नहीं होगी, क्योंकि 10वें से 17वें दिन के बीच में जब ओवुलेशन एग रिलीज होगा तो फर्टिलाइजेशन के चांस भी ज्यादा हैं। और अगर इस दौरान कपल क्वाइटस नहीं करेंगे, शारीरिक संबंध नहीं बनाएंगे, तो इस दौरान फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और प्रेगनेंसी नहीं होगी। चूंकि 10वें से 17वें दिन के बीच में ओवुलेशन होता है और इस दौरान फर्टिलाइजेशन की संभावना ज्यादा है, इसलिए इसे फर्टाइल पीरियड कहते हैं। 10वें से 17वें दिन को फर्टाइल पीरियड कहा जाता है। तो अगर इस दौरान 10वें से 17वें दिन के दौरान अगर क्वाइटस को एब्सटेन किया जाए, अवॉइड किया जाए, तो कंसेप्शन कुड बी प्रिवेंटेड। कंसेप्शन मतलब कंसेप्शन कुड बी प्रिवेंटेड। कंसेप्शन का मतलब बेटा गर्भधारण, प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में हम यही बात कर रहे हैं कि हम प्रेगनेंसी को किस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं, रोक सकते हैं। चलिए बेटा अब दूसरे मेथड की बात करते हैं, दैट इज विड्रॉल और क्वाइटस इंटरप्टस। ये बेटा दूसरा नेचुरल मेथड का तरीका है जहां पर जो मेल पार्टनर है ये अपने पेनिस को वेजाइना से बाहर निकाल लेता है इजेकुलेशन होने से जस्ट पहले, ताकि इंसेमिनेशन ना हो। यानी जब मेल पार्टनर को लगता है कि सीमेन निकलने वाला है तो वो अपने पेनिस को वेजाइना से बाहर निकाल लेता है। और जब बेटा सीमेन वेजाइना के अंदर नहीं जाएगा, तो सीमेन जब नहीं जाएगा तो स्पर्म भी वेजाइना में नहीं जाएंगे, और जब स्पर्म वेजाइना में पहुंचेंगे नहीं तो वेजाइना से ही स्पर्म कहाँ पर जाते हैं? सर्विक्स में, वहीं से यूट्रस में और फिर फैलोपियन ट्यूब में जाते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है। जब सीमेन वेजाइना में पहुंचेगा ही नहीं तो फिर प्रेगनेंसी की संभावना नहीं होगी। दैट इज विड्रॉल और क्वाइटस इंटरप्टस मेथड। तीसरा तरीका बेटा है नेचुरल मेथड में लैक्टेशनल इम्यूनोरिया। यहाँ पर इसका मतलब है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मतलब ब्लीडिंग। बेटा ये एक ऐसा तरीका है जहां पर ये इस मेथड पर आधारित है कि जो ओवुलेशन है बेटा, ओवुलेशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल,
नहीं चलती है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन फॉलोइंग पार्चुरेशन। पार्चुरेशन बेटा पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया, बच्चे का जन्म को पार्चुरेशन कहते हैं। तो इसका मतलब बेटा ये हुआ कि बच्चे के जन्म के बाद माँ जब तक उसको दूध पिलाती रहेगी तब तक कॉन्सेप्शन यानी गर्भ धारण की संभावना ना के बराबर होगी। मदर ब्रेस्ट फीड द चाइल्ड फुल्ली, चांसेस ऑफ कॉन्सेप्शन आर ऑलमोस्ट नील। लेकिन बेटा एक चीज ध्यान रखना है कि ये जो मेथड है लैक्टेशनल एमिनोरिया का, ये मेथड इफेक्टिव है मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ। इनमें पूछा गया है मैक्सिमम 6 मंथ तक के लिए इफेक्टिव है। यानी अगर कोई माँ अपने बच्चे को 8 महीने तक दूध पिलाती है तो 6 महीने के बाद 7वें और 8वें महीने में प्रेगनेंसी हो सकती है। अब इन तीनों ही मेथड में बेटा, यानी जो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस है, क्वाइटस इंटरप्टस है और लैक्टेशनल एमिनोरिया है, तीनों ही तरीकों में कोई मेडिसिन का यूज नहीं किया गया, कोई डिवाइस का यूज नहीं किया गया, इसलिए साइड इफेक्ट ना के बराबर है। लेकिन चांसेस ऑफ फेलियर दो ऑफ दिस मेथड आर आल्सो हाई, लेकिन फेल होने की संभावना भी सबसे ज्यादा है। चलिए बेटा अब दूसरे मेथड की बात करते हैं, दैट इज बैरियर मेथड। बेटा बैरियर मेथड में अगर हम बात करें तो यहाँ पर ओवम और स्पर्म को फिजिकल मीटिंग करने से, आपस में मिलने से रोका जाता है बैरियर की मदद से। अब बेटा स्पर्म और एग को अगर हम मीट ही नहीं करने देंगे तो सीधी सी बात है कि वो फर्टिलाइज नहीं करेंगे, जाइगोट नहीं बनेगा, एम्ब्रियो नहीं बनेगा, इम्प्लांटेशन होगा ही नहीं, प्रेगनेंसी होगी ही नहीं। अब बैरियर मेथड बेटा मेल और फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल है। 4 मेथड है बैरियर में, कंडोम, सर्वाइकल कैप, वॉल्ट एंड डायफ्राम। अब पहला जो तरीका है कंडोम, इसकी बात करते हैं बेटा। कंडोम के बारे में आप सभी ने एडवर्टाइजमेंट भी देखे होंगे, सुना भी होगा इसके बारे में। तो कंडोम बेटा ऐसे बैरियर हैं जो थिन रबर या लेटेक्स सीथ के द्वारा बने होते हैं, और जो मेल कंडोम होता है बेटा ये पेनिस को कवर करता है, और जो फीमेल कंडोम होते हैं ये वेजाइना और सर्विक्स को कवर करने का काम करते हैं जस्ट बिफोर द क्वाइटस। क्वाइटस से पहले ये मेल कंडोम पेनिस को कवर करता है और फीमेल कंडोम वेजाइना सर्विक्स को कवर करता है, ताकि जो इजेकुलेटेड सीमेन है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट यानी वेजाइना के अंदर या आप कह सकते हैं सर्विक्स का अंदर एंटर ना कर पाए, और इस तरीके से कॉन्सेप्शन को प्रिवेंट किया जाता है, यानी गर्भ धारण को, प्रेगनेंसी को रोका जाता है। कंसेप्शन मतलब प्रेगनेंसी। अब मेल के कंडोम का एक पॉपुलर ब्रांड है जो आप सभी ने सुना होगा, निरोध के बारे में, तो ये नाम ध्यान रखिएगा। निरोध एक पॉपुलर ब्रांड है कंडोम के लिए, मेल कंडोम के लिए। और कंडोम का जो यूज है बेटा वो पिछले कुछ वर्षों में तेजी से इंक्रीज हुआ है, क्योंकि इसके और भी फायदे हैं, एडिशनल बेनिफिट हैं। मतलब ये प्रेगनेंसी को तो रोकता ही है, प्रेगनेंसी को रोकने के अलावा ये जो यूजर होता है उसे बचाने का काम करता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जैसे एड्स से। तो यानी जो एसटीआई होते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, उससे यूजर को बचाते हैं। यानी कंडोम बेटा प्रेगनेंसी को भी रोकता है और साथ ही साथ ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से भी पर्सन को बचाता है। अब मेल और फीमेल दोनों तरह के जो कंडोम होते हैं ये डिस्पोजेबल होते हैं, मतलब इनको आसानी से यूज करने के बाद नष्ट किया जा सकता है। कैन बी सेल्फ इंसर्टेड, मतलब यूजर खुद इनका यूज कर सकता है। देयर बाई गिव प्राइवेसी टू द यूजर, और इस तरीके से यूजर को गोपनीयता मिलती है। दूसरे जो बैरियर मेथड है उनमें डायफ्राम, सर्वाइकल कैप एंड वॉल्ट आ जाते हैं। ये भी रबर के बने होते हैं और इन्हें इंसर्ट किया जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, यानी कंडोम मेल फीमेल दोनों के लिए, लेकिन डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्ट केवल फीमेल के लिए, और ये कवर करते हैं सर्विक्स को ड्यूरिंग द क्वाइटर। ध्यान दीजिएगा बेटा, जो फीमेल कंडोम है ये वेजाइना और सर्विक्स दोनों को कवर करता है, लेकिन जो सर्वाइकल कैप, वॉल्ट और डायफ्राम है ये सर्विक्स को कवर करते हैं, और ये प्रिवेंट करते हैं कॉन्सेप्शन को बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू द सर्विक्स। बेटा ये सर्विक्स से यूट्रस तक स्पर्म को जाने ही नहीं देते हैं, और इसलिए जब स्पर्म सर्विक्स से यूट्रस में नहीं जाएंगे तो यूट्रस से फैलोपियन ट्यूब में नहीं पहुंच पाएंगे, और फैलोपियन ट्यूब में ही तो फर्टिलाइजेशन होता है। साथ ही बेटा देखिए, जो मेल और फीमेल कंडोम और डिस्पोजेबल होते हैं, लेकिन सर्वाइकल कैप, वॉल्ट और डायफ्राम
रीयूजेबल होते हैं, यानी इनका बार बार यूज किया जा सकता है। इनको एक बार यूज करने के बाद साफ कर लिया जाता है और फिर यूज किया जा सकता है। अब बैरियर मेथड के साथ स्पर्मिसाइडल क्रीम, जेली और फोम का भी यूज किया जाता है इनकी कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। और बेटा कुछ फिगर भी यहाँ पर आपको दिए गए, ये फिगर भी आपको पहचानने चाहिए। ये देखिए, ये जो पहला फिगर बेटा आपको दिखाया गया है, दैट इज कंडोम फॉर द मेल। ये मेल के लिए कंडोम आपको दिखाया गया, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। दूसरा फिगर जो आपको दिखाया गया, ये जो कंडोम है, ये फीमेल के लिए कंडोम यहाँ पर दिखाया गया है। चलिए बेटा, अब तीसरे तरीके की बात करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में, जिसका नाम है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, आईयूडीज कहा जाता है। बेटा आईयूडीज काफी इफेक्टिव और पॉपुलर मेथड है प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। अब ये जो बेटा इंट्रा यूटेराइन, इंट्रा मतलब विद इन, यूटेराइन मतलब यूट्रस में, ये ऐसी डिवाइस है जिसे डॉक्टर के द्वारा या एक्सपर्ट नर्स के द्वारा बेटा यूट्रस के अंदर इंसर्ट किया जाता है वेजाइना के थ्रू। यानी एक्सपर्ट नर्स या डॉक्टर के द्वारा वेजाइना के थ्रू यूट्रस के अंदर इन डिवाइसेस को फिट कर दिया जाता है, इंसर्ट कर दिया जाता है। अब ये डिवाइसेस बेटा तीन तरह की हैं। पहली है नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, जिसमें लिपेज लूप आप याद करोगे। दूसरा है बेटा कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, जो कि बहुत फेमस है, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। और तीसरी है बेटा हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, जिसमें प्रोजेस्टाजर्ट और LNG-20 आ जाती हैं। अब इन काम कैसे करती हैं? आईयूडी इंक्रीज phagocytosis of sperm within the uterus and the copper ion release suppress sperm motility and the fertilizing capacity of the sperm। बेटा जो आईयूडी होती है, ये स्पर्म की फैगोसाइटोसिस कर लेती है यूट्रस के अंदर। जब कपुलेशन होता है तो सीमेन पहले वेजाइना में आता है, वेजाइना से स्पर्म सर्विक्स से होते हुए यूट्रस में आता है, और यूट्रस में ये इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस फिट है, इंसर्ट कर दी गई पहले ही। तो अब ये जो इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस हैं, इनसे क्या होता है कि स्पर्म को मार दिया जाता है यूट्रस में। अब स्पर्म यूट्रस में मार दिए जाएंगे तो फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचेंगे नहीं, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। साथ ही बेटा जो कॉपर रिलीजिंग आईयूडी होती है, कॉपर आयन को रिलीज करती है, और कॉपर आयन स्पर्म की मोटिलिटी को और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को सप्रेस कर देता है। और अगर स्पर्म की मोटिलिटी कम हो जाएगी तो वो फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच पाएंगे, और इस तरीके से फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। यहाँ पर एक फिगर भी बेटा आपको दिखाया गया है, इस फिगर को भी आप जरूर पहचान लीजिए, क्योंकि ऐसे फिगर आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये देखिए कॉपर टी बेटा आपको दिखाई गई है, तो इस कॉपर टी के बारे में अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आप जरूर पहचान लीजिएगा। अब बेटा हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज की अगर हम बात करते हैं, हार्मोन रिलीजिंग आयोडी में क्या, प्रोजेस्टाजर्ट एंड LNG-20, ये क्या करते हैं जरा इसके बारे में समझ लेते हैं। हार्मोन रिलीजिंग बेटा जो आयोडीज होते हैं, ये यूट्रस को अनसुटेबल कर देते हैं इम्प्लांटेशन के लिए। बेटा फर्टिलाइजेशन के बाद जो ब्लास्टोसिस्ट बनता है, जाइगोट मॉरुला के बाद ब्लास्टोसिस्ट जो ब्लास्टुला बनता है, उसका इम्प्लांटेशन यूट्रस में होता है। लेकिन हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज यूट्रस को अनसुटेबल बना देती हैं एंड मेक सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म, और सर्विक्स को स्पर्म का दुश्मन बना देती है। तो वेजाइना से जो स्पर्म है, ये सर्विक्स से होते हुए यूट्रस तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, और यूट्रस तक स्पर्म बेटा नहीं जाएगा तो फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच पाएगा, फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, और फर्टिलाइजेशन हो भी गया तो यूट्रस में इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से प्रेगनेंसी को रोका जाता है। अब आईयूडीज बेटा आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव हैं उन फीमेल के लिए जो प्रेगनेंसी को डिले करना चाहती हैं या बच्चों में अंतर रखना चाहते हैं। मान लीजिए कोई कपल है जो चाहता है कि उसका एक बच्चा है और वो चाहता है कि 3 साल तक अब कोई बच्चा ना हो, तो वो इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस का फीमेल यूज कर सकती है, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया। ये इंडिया में फीमेल के द्वारा सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला तरीका है, ये बात भी आप याद रखिएगा। चलिए बेटा, अब अगले कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की बात करते हैं, जिन्हें आप कहते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, या कॉमनली आप इन्हें पिल के नाम से जानते हैं। इन्हें गर्भ निरोधक गोलियां कहा जाता है। तो बेटा जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, इनको फीमेल गोली के रूप में टैबलेट के फॉर्म में यूज करती है, और इनके अंदर क्या होता है, स्मॉल डोजेस ऑफ आइदर प्रोजेस्टोजन और प्रोजेस्टोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन। बेटा देखिए, प्रोजेस्टोजन किसी भी उस केमिकल को कहा जाता है जिसका इफेक्ट प्रोजेस्ट्रॉन की तरह होता है। तो
ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल यानी गर्भ निरोधक गोलियों में बेटा या तो प्रोजेस्ट्रोजन अकेले होता है या प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है। अब इन्हें टैबलेट के फॉर्म में यूज किया जाता है और इसलिए इन्हें पिल के नाम से जाना जाता है। अब फीमेल पिल को कैसे लेती है? पिल को फीमेल डेली यूज करती है 21 दिन के पीरियड तक। और फीमेल पिल को लेना कब शुरू करेगी? प्रेफरेबली विद इन द फर्स्ट 5 डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल का पहला दिन उसे कहा जाता है जिस दिन ब्लीडिंग की शुरुआत होती है। मैंने कल आपको बताया था, ब्लीडिंग की शुरुआत वाले दिन को मेंस्ट्रुअल साइकिल का पहला दिन कहा जाता है। बेटा पुराने टॉपिक को जरूर पढ़ते रहिए, उससे आप अगले चैप्टर को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और पूरी वीडियो देखिएगा। सारे कॉन्सेप्ट आपके एकदम बढ़िया से क्लियर होंगे। और साथ ही साथ अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन वीडियोस को आप जरूर देखिएगा। अब तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले 5 दिन में किसी भी एक दिन से फीमेल पिल को लेना शुरू कर सकती है। मान लेते हैं कि फीमेल ने तीसरे दिन से पिल को लेना शुरू किया, तो तीसरे दिन से पिल को लेना शुरू करेगी और 21 दिन तक पिल लेगी। अब तीसरे दिन से पिल को लेना शुरू किया तो 21 दिन तक पिल लेगी, तो 24वां दिन आ जाएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल का। अब 24वां दिन आने के बाद 7 दिन का गैप आएगा। ठीक है, आफ्टर ए गैप ऑफ 7 डेज ड्यूरिंग विच मेंस्ट्रुएशन अकर। और ये जो गैप आएगा बेटा 7 दिन का बीच में, इस गैप के दौरान ब्लीडिंग हो जाएगी और ब्लीडिंग होने के बाद जो पिल है उनको रिपीट करना है उसी पैटर्न में। और ये कब तक फीमेल को रिपीट करना है? जब तक वो कॉन्सेप्शन यानी प्रेगनेंसी नहीं चाहती, जब तक वो फीमेल बच्चा नहीं चाहती है तब तक वो इसका यूज कर सकती। अब ये बेटा पिल काम कैसे करती है? पिल रोकती हैं क्या? 2 चीजें, ओवुलेशन एंड इम्प्लांटेशन। ध्यान दीजिएगा, ये ओवुलेशन को रोकती हैं और इम्प्लांटेशन को रोकती हैं। मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल तो चलेगी बेटा, ब्लीडिंग भी होगी, लेकिन ओवुलेशन नहीं होगा, और अगर ओवुलेशन हुआ भी तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा। साथ ही साथ as well as alter the quality of cervical mucus to prevent और retard entry of sperm। और ये सर्विक्स के अंदर जो म्यूकस है उसकी क्वालिटी को चेंज कर देंगी, जिससे जो स्पर्म है वेजाइना से यूट्रस से के अंदर आ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि सर्वाइकल म्यूकस यहाँ पर उसकी क्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो बेटा पिल की अगर बात करें तो पिल आर वेरी इफेक्टिव, ये बहुत ही प्रभावी हैं और इनके साइड इफेक्ट बहुत ही कम होते हैं और इनको फीमेल के द्वारा वेल एक्सेप्ट किया जाता है। अब जैसा बेटा मैंने आपको बताया था सहेली के बारे में, सहेली एक नई कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है फीमेल के लिए और ये नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन है, क्योंकि यहाँ पर कोई स्टेरॉयड एस्ट्रोजन या प्रोजेस्ट्रोजन का यूज नहीं किया गया। इसे वंस ए वीक पिल कहा जाता है और इसके बहुत कम साइड इफेक्ट होते हैं और हाई कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी। और अभी मैंने आपको बताया था बेटा कि इसे बनाया गया लखनऊ में CDRI के वैज्ञानिकों के द्वारा। चलिए बेटा अब इंजेक्शन और इम्प्लांट की बात कर लेते हैं बेटा। जो इम्प्लांट होते हैं बेटा इन्हें स्किन के अंडर यूज किया जाता है और इन इम्प्लांट में क्या होता है? प्रोजेस्ट्रोजन एलोन, अकेले प्रोजेस्ट्रोजन होता है या प्रोजेस्ट्रोजन के साथ एस्ट्रोजन भी कॉम्बिनेशन के फॉर्म में होता है। और प्रोजेस्ट्रोजन को एस्ट्रोजन के साथ मिला के फीमेल के द्वारा यूज किया जाता है इंजेक्शन के फॉर्म में या इम्प्लांट के फॉर्म में। जैसे यहाँ पर बेटा एक फिगर आपको दिखाया गया है और इस फिगर में आप इम्प्लांट देख सकते हैं। ये एक इम्प्लांट आपको दिखाया गया जिसे फीमेल की बॉडी में स्किन के नीचे इम्प्लांट कर दिया जाता है। अब ये काम कैसे करते हैं इंजेक्टेबल और इम्प्लांट? बेटा इंजेक्टेबल और इम्प्लांट के काम करने का तरीका सेम होता है पिल की तरह, लेकिन इनका जो इफेक्टिव पीरियड है, इंजेक्टेबल और इम्प्लांट का जो इफेक्टिव पीरियड है, ये इफेक्टिव पीरियड पिल की तुलना में ज्यादा लंबा होता है। कई इम्प्लांट ऐसे होते हैं जिनका इफेक्टिव पीरियड 3 साल तक होता है। एक बार फीमेल ने इम्प्लांट करवा लिया, 3 साल तक कोई प्रेगनेंसी नहीं होगी। जबकि पिल को बेटा डेली लेना पड़ता है या 1 हफ्ते में एक बार लेना पड़ता है। अगर फीमेल भूल जाती है तो प्रेगनेंसी हो सकती है। तो इंजेक्शन कई सारे ऐसे आते हैं जिनका इफेक्टिव पीरियड 6 महीने तक रहता है। यानी एक फीमेल ने एक बार इंजेक्शन लगवा ली, 6 महीने तक अब कोई प्रेगनेंसी नहीं होगी। अब बेटा बात करते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में। बेटा इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में यूज किया जाता है प्रोजेस्ट्रोजन का या प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन का यूज किया जाता है। यानी प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन या प्रोजेस्ट्रोजन को अकेले यूज किया जाता है
पिल के फॉर्म में या आईयूडी के फॉर्म में बेटा इंट्रायूट्राइन डिवाइस का भी यूज कर सकते हैं, और 72 घंटे के अंदर क्वाइटस के अंदर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के तौर पे यूज कर सकते हैं। और ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव अवॉइड करता है पॉसिबल प्रेगनेंसी को ड्यू टू रेप और कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। रेप के केस में फीमेल को प्रेगनेंसी से बचाने के लिए, या मान लीजिए कोई कपल है और उसमें अनप्रोटेक्टेड कैजुअल इंटरकोर्स हो गया, लेकिन वो बच्चा नहीं चाहते और उनको लगता है कि प्रेगनेंसी हो सकती है, तो 72 घंटे के अंदर वो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज कर सकते हैं, जो कि मार्केट में अनवांटेड 72 के नाम से, या आईपिल का नाम आपने सुना होगा। ये सब इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव है। और नाम पे ध्यान दीजिए, अनवांटेड 72 नाम क्यों है? क्योंकि 72 आवर के अंदर अगर इसका यूज किया जाए तो प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। अब बेटा आखिरी मेथड की बात करते हैं, जिसे सर्जिकल मेथड या स्टरलाइजेशन मेथड कहा जाता है। बेटा ये जनरली एडवाइस किया जाता है उन कपल को जो कपल अब कोई प्रेगनेंसी नहीं चाहते, मतलब ये एक टर्मिनल मेथड, इस बात पे ध्यान दीजिएगा, टर्मिनल मेथड है। टर्मिनल मेथड उन कपल को रिकमेंड किया जाता है जिनको फ्यूचर में कोई भी बच्चा नहीं चाहिए। इस बात का आप ध्यान देंगे, जिन कपल को फ्यूचर में कोई भी बच्चा नहीं चाहिए उनको इस तरीके का रिकमेंडेशन किया जाता है। अब सर्जिकल मेथड बेटा कैसे काम करता है? सर्जिकल मेथड ब्लॉक गैमीट ट्रांसपोर्ट। ये गैमीट के ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक करता है, क्योंकि यहाँ पर जो एसेसरी डक्ट होती हैं उनको कट कर दिया जाता है, एंड देयर बाय प्रिवेंट प्रेगनेंसी, और इस तरीके से कंसेप्शन या प्रेगनेंसी को रोकते हैं। तो ये पूछा गया है, सर्जिकल मेथड गैमीट के ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक करता है। अब बेटा सर्जिकल मेथड दोनों के लिए, मेल और फीमेल के लिए, मेल में जो सर्जिकल मेथड होता है इसे वैसेक्टमी कहते हैं, और फीमेल में सर्जिकल मेथड को ट्यूबेक्टमी का नाम दिया जाता है। अब वैसेक्टमी में क्या होता है? वैसेक्टमी में वास डिफरेंस का एक छोटा सा पार्ट रिमूव कर दिया जाता, कट करके, या बांध दिया जाता है। कैसे? स्मॉल इंसिजन ऑन द स्क्रोटम, स्क्रोटम पे छोटा सा इंसिजन लगा के और वास डिफरेंस को काट के बांध दिया जाता है। अब बेटा वास डिफरेंस को अगर हम कट कर देंगे तो वास डिफरेंस क्या करता था? आपने पढ़ा था, वास डिफरेंस स्पर्म को ले जाता था कहां पर? इजेकुलेटरी डक्ट में। अब जब दोनों वास डिफरेंस को काट दिया गया तो अब जो सीमेन प्रोड्यूस होगा, सीमेन तो प्रोड्यूस होगा लेकिन उसमें स्पर्म नहीं होंगे। दूसरी तरफ जो बेटा ट्यूबेक्टमी है, ट्यूबेक्टमी टर्म ट्यूब से, फैलोपियन ट्यूब से, स्मॉल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड और टाइड अप थ्रू स्मॉल इंसिजन ऑन एब्डोमेन और थ्रू वेजाइना। यहाँ पर देखिएगा बेटा, यहाँ पर इंसिजन या तो एब्डोमेन पे लगाया जाएगा या फिर वेजाइना के थ्रू इंस्ट्रूमेंट डाल के फैलोपियन ट्यूब्स को कट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर दो तरीके हैं, इंसिजन ऑन द एब्डोमेन, यानी एब्डोमेन पे एक छोटा सा चीरा लगाएंगे, वहां से इंस्ट्रूमेंट डाल के फैलोपियन ट्यूब्स को कट कर देंगे, या वेजाइना के थ्रू इंस्ट्रूमेंट डाल के फैलोपियन ट्यूब्स को कट कर दिया जाएगा। ये टेक्निक हाईली इफेक्टिव, सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, लेकिन रिवर्सिबिलिटी इज वेरी पुअर, यानी अगर किसी मेल में वैसेक्टमी कर दी गई और फिर से वो कपल बच्चा चाहेगा तो फिर ये बहुत ही पुअर रिवर्सिबिलिटी इस केस में है। देखिए नेचुरल मेथड में बेटा कोई भी साइड इफेक्ट नहीं था, लेकिन वहां पर फेल होने के चांस सबसे ज्यादा थे। यहाँ पर फेल होने के चांस सबसे कम है, लेकिन रिवर्सिबिलिटी भी यहाँ पर सबसे कम है। तो चलिए बेटा फिगर देख लीजिए, यहाँ पर वैसेक्टमी आपको दिखाया गया, लिखा है वास डिफरेंस टाइड एंड कट, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, याद रखिएगा। ट्यूबेक्टमी, यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब टाइड एंड कट, ये तो एग्जाम में पूछा जा चुका है, लेकिन दोनों फिगर फिर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब बेटा यहाँ पर ये बहुत ज्यादा जरूरी है इस चीज पे ध्यान देना कि सुटेबल कॉन्ट्रासेप्टिव का जो सिलेक्शन है ये बिना किसी क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल से सलाह लिए बिना नहीं करना चाहिए, यानी जरूर हमें कंसल्टेशन लेना चाहिए किसी क्वालिफाइड मेडिकल डॉक्टर से, और उसे कंसल्ट करने के बाद ही कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस का यूज करना चाहिए। साथ ही साथ कॉन्ट्रासेप्टिव की बेटा अगर हम बात करते हैं तो कॉन्ट्रासेप्टिव आर नॉट रेगुलर रिक्वायरमेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए जरूरी नहीं है कि रेगुलरली कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस का यूज किया जाए। बेटा आप जान रहे हैं कि जो मेथड होते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ये प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं,
या डिले करते हैं प्रेगनेंसी को, या फिर दो बच्चों में अंतर रखने के लिए, या फिर पर्सनल रीजन की वजह से इसका यूज किया जाता है। अब इस बात में कोई संदेह नहीं है कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को यूज करने से जो अनकंट्रोल ग्रोथ है पॉपुलेशन की, उसको रोकने में मदद मिली है, लेकिन इनके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। क्या साइड इफेक्ट हो सकता है? नौसिया, जी मिचलाना, एब्डोमिनल पेन, पेट दर्द, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग। ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग मतलब कि ज्यादा समय तक ब्लीडिंग होना। वैसे ब्लीडिंग 3 से 5 दिन तक होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, लेकिन अगर लगातार ब्लीडिंग होती है तो इसे ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग कहते हैं। इसके अलावा इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, यानी इरेगुलर का मतलब है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में बीच बीच में ब्लीडिंग होने लगती है। और इवन ब्रेस्ट कैंसर, कुछ फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है। दो नॉट वेरी सिग्निफिकेंट, मतलब ये बहुत सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट नहीं है, शुड नॉट बी टोटली इग्नोर, लेकिन इनको पूरी तरीके से हम इग्नोर भी नहीं कर सकते। चलिए बेटा, अगला टॉपिक हमारा है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसे शॉर्ट में एमटीपी कहा जाता है। अब एमटीपी का मतलब क्या है? इंटेंशनल, मतलब जानबूझकर, या वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और इंड्यूस्ड एबॉर्शन। फुल टर्म का मतलब 9 महीने से पहले अगर जानबूझ के एबॉर्शन करा दिया जाए तो इसी को एमटीपी या इंड्यूस्ड एबॉर्शन या गर्भपात कहा जाता है। पूरी दुनिया भर में एक साल में करीब 45 से 50 मिलियन एमटीपी होती हैं, यानी 4.5 से 5 करोड़ एमटीपी होती हैं। और जो टोटल कंसीव्ड प्रेगनेंसीज होती हैं एक साल में दुनिया में, उसका ये 20% यानी 1/5 है। यानी आप ऐसे मान के चलिए कि बेटा पूरे साल भर में दुनिया भर में 25 करोड़ प्रेगनेंसीज होती हैं, और उनमें से 4.5 से 5 करोड़ प्रेगनेंसीज में एमटीपी करवा दी जाती है। अगर बेटा हम इंडिया की बात करते हैं तो भारत सरकार के द्वारा एमटीपी को लीगलाइज किया गया 1971 में, यानी 1971 के बाद से हमारे यहाँ एमटीपी यानी एबॉर्शन कराना कानूनी तौर पे वैध हो गया। उसके पहले ये इलीगल यानी गैर कानूनी हुआ करता था, लेकिन कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशन है ताकि इसका मिसयूज ना किया जाए, क्योंकि हमारे देश में फीमेल फीटिसाइड के केस बहुत ज्यादा होते हैं, और इसको रोकने के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लगाए गए हैं। अब बेटा यहाँ पर अगला सवाल है कि एमटीपी की जरूरत क्यों पड़ती? वाई एमटीपी? तो एमटीपी की जरूरत बेटा इसलिए पड़ती है टू गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाना, ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी, यानी जो अनवांटेड प्रेगनेंसी, कपल जो प्रेगनेंसी नहीं चाहता है, उन प्रेगनेंसी से छुटकारा पाने के लिए वो एमटीपी करा सकता है। अब आइदर ड्यू टू, ये अनवांटेड प्रेगनेंसी हो कैसे गई? ड्यू टू कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, यानी कपल में अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हो, उन्होंने कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज नहीं किया, या फिर फेलियर ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव यूज ड्यूरिंग क्वाइटस और रेप, या क्वाइटस के दौरान जो कॉन्ट्रासेप्टिव उन्होंने यूज किया, मान ली कंडोम का यूज किया और कंडोम फट गया, और इसकी वजह से अगर प्रेगनेंसी हो गई तो उस प्रेगनेंसी को अगर वो पेरेंट नहीं चाहते हैं तो एबॉर्शन करा सकते हैं। या फिर रेप के केस में जो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज किया गया वो फेल हो गया, और अगर फीमेल प्रेग्नेंट हो गई तो उस केस में एमटीपी कराया जा सकता है। या फिर एमटीपी उस केस में भी कराया जा सकता है जब प्रेगनेंसी का कंटिन्यूएशन हार्मफुल या फेटल, मतलब जानलेवा हो, आइदर टू मदर और द फीटस, और बोथ, माँ के लिए, बच्चे के लिए, या दोनों के लिए। संडे को बेटा जो मैराथन क्लास हुई थी उसमें मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया भी था, और कल जब आप इसके क्वेश्चन करेंगे मिंटी सेशन में 4:30 बजे, तो ध्यान जरूर रखिएगा। अब सवाल है कि एमटीपी कब करा सकते हैं? तो एमटीपी आर रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी अप टू 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में शुरुआत के जो 3 महीने होते हैं, 12 वीक होते हैं, उस दौरान एमटीपी सेफ होता है। लेकिन सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो एबॉर्शन होते हैं वो बहुत ही रिस्कियर हो जाते हैं, वो बहुत ही खतरा हो जाता है। अब एक यहाँ पर और चीज बहुत जरूरी है कि ज्यादातर जो एमटीपीज होते हैं वो अनक्वालिफाइड क्वेक, यानी जिन्हें आप कहते हैं झोला छाप डॉक्टर, झोला छाप डॉक्टर ज्यादातर एमटीपी करते हैं, और जो कि न केवल अनसेफ है, खतरनाक है, बल्कि ये माँ के लिए भी जानलेवा हो सकता है। साथ ही दूसरा जो बेटा यहाँ पर मिसयूज है एमनियोसेंटेसिस का, एमनियोसेंटेसिस के द्वारा मैंने बताया था कि
अनबॉर्न चाइल्ड के सेक्स को डिटरमाइन कर लिया जाता है, और उसके बाद जब पता चलता है कि जो बच्चा है वो फीमेल है तो एमटीपी कर दिया जाता है, और ये गलत है, ये पूरी तरीके से इलीगल है। यानी एमटीपी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो बच्चा डेवलप हो रहा है वो फीमेल है। अब बेटा यहाँ पर कुछ पॉइंट ऐड किए गए, इनको भी हम जरा डिस्कस करते हैं। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2017। देखिए जो एमटीपी है इसको कानूनी मान्यता दी गई 1971 में, ठीक है। अब 71 को उल्टा करिए तो क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। 2017 में एमटीपी एक्ट में अमेंडमेंट किया गया, और अमेंडमेंट करने के बाद यहाँ पर ये अमेंडमेंट क्यों किया गया, टू रिड्यूसिंग द इंसिडेंस ऑफ इलीगल एबॉर्शन, गैर कानूनी गर्भपात को रोकने के लिए, और इसके बाद जो मैटरनल मॉर्टेलिटी है इसको कम करने के लिए, माताओं के मरने की दर को कम करने के लिए किया गया। अब इस एक्ट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, द प्रेगनेंसी में बी टर्मिनेटेड ऑन सर्टेन कंसिडर्ड बैकग्राउंड विद इन द फर्स्ट 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी ऑन द ओपिनियन ऑफ वन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, यानी एक रजिस्टर्ड डॉक्टर के द्वारा, ओपिनियन के द्वारा पहले 12 वीक यानी 3 महीने की अगर प्रेगनेंसी है तो एबॉर्शन कराया जा सकता है। अगर प्रेगनेंसी 12 हफ्ते से ज्यादा लेकिन 24 वीक से कम है तो कम से कम 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का ओपिनियन चाहिए, और वो भी गुड फेथ में, यानी किसी लालच में वो अपना ओपिनियन ना दें। तो 12 से 24 हफ्ते के बीच की प्रेगनेंसी है तो 2 डॉक्टर का ओपिनियन चाहिए, और अगर 12 हफ्ते से कम की प्रेगनेंसी है तो 1 डॉक्टर का ओपिनियन चाहिए। अब जो ओपिनियन है ये किस ग्राउंड पे होगा ये भी आप जान लीजिए। The continuation of pregnancy would involve a risk to the life of the pregnant woman। अगर मदर को कोई खतरा है या फिर उसको इंजरी हो सकती है, फिजिकल या मेंटल हेल्थ में कोई डिस्टरबेंस हो सकता है, तो उस केस में एमटीपी कराई जा सकती है। या फिर सब्सटेंशियल रिस्क दैट चाइल्ड वर बॉर्न, या फिर जिस बच्चे का जन्म होगा अगर उसके लिए खतरा ज्यादा है तो उस केस में भी एमटीपी कराई जा सकती हैं। तो बेटा ये नया टॉपिक ऐड हुआ है, अगर आपकी एनसीईआरटी पुरानी है तो इसमें टॉपिक नहीं होगा, तो इस टॉपिक से क्वेश्चन ऑफ फ्रेम हो सकता है, इसलिए आप जरूर ध्यान रखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है, एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट आया 2017 में और एमटीपी को लीगलाइज किया गया 1971 में। चलिए बेटा अगला टॉपिक है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, जिसको एनसीईआरटी ने पहले एसटीडी के नाम से दिया था, अब इसे एसटीआई का। तो जहां जहां स्टडी लिखा था उन सबको एसटीआई में एनसीईआरटी ने चेंज कर दिया है। अब ऐसी बीमारियां, ऐसा कोई भी इन्फेक्शन या बीमारी जो कि ट्रांसमिट होती, जो फैलती है सेक्सुअल इंटरकोर्स यानी शारीरिक संबंध बनाने से जो बीमारी फैलती है उन्हें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कहा जाता है, एसटीआई, या वेनेरल डिजीज कहा जाता है, वीटी, या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन आरटीआई के नाम से जाना जाता है। अब कौन कौन से एग्जाम्पल याद करने बेटा जो एनसीईआरटी में जरूर याद रखिएगा, गोनेरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्पीस, क्लेमाइडियासिस, जेनाइटल वॉर्ट, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी, and the most discussed infection in the recent year, that is HIV leading to AIDS, are the some common STI। तो बेटा ये कुछ कॉमन STI के एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं। अब इनमें से जो बेटा HIV इन्फेक्शन है दैट इज मोस्ट डेंजरस एंड डिस्कस इन द डिटेल इन चैप्टर 8 दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो बेटा HIV इन्फेक्शन सबसे ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इसका कोई भी इलाज नहीं है। तो बेटा जितनी भी डिजीज यहाँ पर बताई गई ये सारी बीमारियां आप अच्छी तरीके से याद जरूर करेंगे। अब बेटा अगर हम हेपेटाइटिस बी की बात करें और HIV, तो ये बीमारी सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा तो फैलती हैं, साथ ही साथ इनका ट्रांसमिशन होता है शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन निडल, यानी किसी पर्सन को अगर हेपेटाइटिस या HIV हो, उसने जो इंजेक्शन यूज किया है अगर इसका यूज हेल्दी पर्सन भी कर ले तो उसको भी बीमारियां हो जाएंगी, या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को यूज करने की वजह से विद इन्फेक्टेड पर्सन, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, यानी अगर इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड हेल्दी पर्सन को दे दिया गया तो उसको बीमारी हो जाएगी, या फिर फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर टू द फीटस टू, यानी अगर मदर को इन्फेक्शन है तो उसके बच्चे को भी ये बीमारी हो सकती है। अब
बेटा हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीज और एचआईवी को अगर छोड़ दिया जाए तो इनके अलावा जो बाकी डिजीज आपको यहाँ पर बताई गई, गोनोरिया के बारे में, सिफिलिस के बारे में, या फिर आप क्लेमाइडियासिस की बात करें, जेनाइटल वार्ड की बात करें, ट्राइकोमोनेसिस की बात करें, वो कंप्लीटली क्यूरेबल है। मतलब उनका इलाज है अगर उनको सही समय पर पहचान लिया जाए बीमारियों को और सही तरीके से उनका ट्रीटमेंट किया जाए। अब इन बीमारियों के सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के अर्ली सिम्टम कैसे होते हैं? ज्यादातर सिम्टम माइनर होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा सिम्टम नजर नहीं आते हैं, जैसे इचिंग हो गया, खुजली, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन, हल्का हल्का दर्द और स्वेलिंग इन द जेनाइटल रीजन। और फीमेल की अगर बात करें, जो फीमेल इन्फेक्टेड होती हैं वो एसिम्टोमेटिक होती है बेटा, मतलब उन्हें सिम्टम आते ही नहीं है और इसलिए लंबे समय तक वो अनडिटेक्टेड रहती हैं। अब चूंकि सिम्टम आते ही नहीं या बहुत कम सिम्टम होते हैं और इस वजह से जो और इन्फेक्शन इस वजह से धीरे धीरे बढ़ता रहता है, और जब इंसान को पता चलता तो सोशल स्टिग्मा, सामाजिक प्रतिष्ठा, लोगों को लगता है कि अगर दूसरे लोगों को समाज में पता चलेगा तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तो ये जो सोशल स्टिग्मा है एसटीआई से अटैच, ये लोगों को रोकती, डिटर द इन्फेक्टेड पर्सन फ्रॉम गोइंग फॉर टाइमली डिटेक्शन एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट। ये लोगों को प्रॉपर ट्रीटमेंट करने से, सही जगह पर जाने से रोकते हैं और इसकी वजह से बाद में कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं? जैसे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज, पीआईडी, एबॉर्शन, गर्भपात हो सकता है अगर फीमेल, स्टिल बर्थ, मरे हुए बच्चे का जन्म हो सकता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब बेटा यूट्रस के अलावा कहीं और इम्प्लांटेशन हो जाए, इनफर्टिलिटी, नपुंसकता और इवन कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ये सीवियर केसेस में बेटा कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। अब बेटा एसटीआई की अगर बात करें तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है हेल्दी सोसाइटी के लिए, इसलिए प्रिवेंशन और अर्ली डिटेक्शन और इनका इलाज बहुत ही, इस पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है और आरसीएच प्रोग्राम पे में इनको प्राइम कंसिडरेशन में रखा गया है। अब बेटा देखिए, बीमारियां किसी भी पर्सन को हो सकती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बीमारी होने की जो संभावना किस एज ग्रुप में? 15 से 24 साल का जो एज ग्रुप है, और एनसीईआरटी के लिखता है द एज ग्रुप टू विच यू आल्सो बिलोंग। इसी एज ग्रुप में से आप में से ज्यादातर बच्चे बिलोंग करते हैं, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि प्रिवेंशन कर सकते हैं, इनसे बचाव किया जा सकता है। कुछ स्टेप यहाँ पर हैं जिनको फॉलो करके इन बीमारियों से हम बच सकते हैं, जैसे अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर और मल्टीपल पार्टनर, यानी अननोन पर्सन के साथ या फिर कई लोगों के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाना है। ऑलवेज ट्राई टू यूज कंडोम ड्यूरिंग क्वाइटस या कपुलेशन के समय कंडोम का अगर यूज करेंगे तो कंडोम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से भी बचाता है, प्रेगनेंसी को भी रोकता है। और अगर कोई डाउट है तो क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाना चाहिए अर्ली डिटेक्शन के लिए और कंप्लीट ट्रीटमेंट करवाना चाहिए अगर कोई इन्फेक्शन हुआ भी है, क्योंकि एचआईवी को, हेपेटाइटिस बी और जेनाइटल हर्पीज को छोड़ के बाकी सभी बीमारियों का इलाज है। चलिए बेटा अगले टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का मतलब नपुंसकता। अब इसकी बेटा जो डेफिनेशन है वो आपको समरी में दी गई है, तो चलिए पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ कि इनफर्टिलिटी का मतलब क्या, क्योंकि मेन लैंग्वेज में एनसीईआरटी में आपको इसकी डेफिनेशन नहीं बताई गई है। तो चलिए जरा इसकी डेफिनेशन को समरी में चेक कर लेते हैं। देखें एनसीईआरटी ने क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है एनसीईआरटी ने कि इनएबिलिटी टू कंसीव और प्रोड्यूस चिल्ड्रन इवन आफ्टर 2 years ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन इज कॉल्ड इनफर्टिलिटी। यानी कोई कपल है और उस कपल के द्वारा बिना किसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज किए हुए 2 साल तक कपुलेशन किया जाता है, क्वाइटस होता है, शारीरिक संबंध वो बनाते हैं, इसके बाद भी बच्चा पैदा नहीं होता है, तो उस कपल को इनफर्टाइल कहा जाएगा और इसे इनफर्टिलिटी या नपुंसकता के नाम से जाना जाता है। अब दुनिया भर के बहुत सारे कपल हैं जो कि इनफर्टाइल हैं, मतलब वो बच्चे प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं, इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन। यानी वो अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं लेकिन उसके बावजूद बच्चे पैदा नहीं होते। और डेफिनेशन मैंने बेटा आपको बता दी। रीजन क्या हो सकता है? रीजन कई सारे हो सकते हैं, जैसे फिजिकल, कॉन्जेनाइटल, जन्मजात,
डिजीज हो सकती हैं, बीमारियां, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल और इवन साइकोलॉजिकल, कई सारे कारण हो सकते हैं। अब इंडिया में फीमेल को जनरली ब्लेम किया जाता है अगर किसी कपल को बच्चे नहीं होते हैं, लेकिन ज्यादातर केसेस में जो प्रॉब्लम होती है वो मेल पार्टनर के अंदर होती है। अब अगर कोई कपल ऐसा है तो सबसे पहले स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट होती है जिन्हें इनफर्टिलिटी क्लिनिक कहा जाता है। इनफर्टिलिटी क्लिनिक में कपल जाता है और वहां पर डायग्नोसिस की जाती है कि किस वजह से उनको बच्चे नहीं हो रहे हैं, और फिर उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। और ट्रीटमेंट की वजह से उन बीमारियों के खत्म होने के बाद उन कपल को बच्चे हो जाते हैं। लेकिन अगर इनफर्टिलिटी क्लिनिक में जाने के बावजूद उनको बच्चे नहीं हो रहे हैं, करेक्शन नहीं हो रहा है, तो उस केस में इनको स्पेशल टेक्निक के द्वारा ट्रीट किया जाता है जिन्हें असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी या ART के नाम से जानते हैं। तो बेटा ART में कई सारी चीजें हमें पढ़नी है, जैसे यहाँ पर टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम के बारे में हम पढ़ते हैं, है ना, जिफ्ट के बारे में पढ़ते हैं, गिफ्ट के बारे में पढ़ते हैं, इसके अलावा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की हम बात करते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बेटा बात करते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम के बारे में। इसमें दो चीजें ध्यान रखनी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर। ये दो चीजें मिला के हम कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। क्लियर? अब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या है? IVF बेटा, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन एज दैट इन द बॉडी। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बेटा जब फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है, यानी फैलोपियन ट्यूब के बाहर लैब में टेस्ट ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन किया जाता है और उसके बाद एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाता है। इसी को हम टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम कहते हैं। ये किस केस में करते हैं? जब किसी फीमेल में फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज होता है। फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज, इसलिए फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम क्या करते हैं इस केस में? इस केस में ओवा फ्रॉम द वाइफ और डोनर and sperm from the husband or donor are collected and are induced to form zygote under simulated condition in the laboratory। यानी लैब में टेस्ट ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन करा दिया जाता है क्योंकि फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज है। अब जो बेटा जाइगोट या अर्ली एम्ब्रियो है 8 ब्लास्टोमियर तक, इसको हम ट्रांसफर करते हैं कहां पर? फैलोपियन ट्यूब में, जिसे जिफ्ट कहते हैं, जाइगोट इंट्राफैलोपियन। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि खूब पूछा जाता है। जाइगोट को हम ट्रांसफर कर सकते हैं 2 सेल के एम्ब्रियो को, 4 सेल के एम्ब्रियो को, 8 सेल के एम्ब्रियो को। जाइगोट से लेके 8 सेल के एम्ब्रियो को अगर हम फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे तो इसे जिफ्ट कहा जाएगा। और अगर 8 सेल से ज्यादा एम्ब्रियो हो गई, सेल में 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा स्टेज का एम्ब्रियो है, तो उसे यूट्रस में ट्रांसफर करेंगे। दैट इज IUT, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर कहा जाता है। तो बेटा ये टेक्निक हो गई टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, जहां पर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफर के दो तरीके हैं, एक है जिफ्ट और दूसरा है IUT। जिफ्ट में फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं, IUT में यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं। अब बेटा उन फीमेल की बात करते हैं जो फीमेल एग प्रोड्यूस नहीं कर पाती। अभी तो हमने टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में उन फीमेल को असिस्ट किया, उनकी मदद की जिनमें फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज था। अब उन फीमेल की बात करते हैं बेटा जो फीमेल गर्भ धारण नहीं कर सकती। कोई फीमेल ऐसी मान लीजिए जिसके यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है और इसलिए वो कंसीव नहीं कर सकती प्रेगनेंसी को, तो उस केस में क्या करते हैं बेटा? उस केस में हम एम्ब्रियोज फॉर्म बाय इन विवो फर्टिलाइजेशन, इन फ्यूजन ऑफ गैमेट विद इन द फीमेल। मतलब फीमेल की फैलोपियन ट्यूब में कोई दिक्कत नहीं, फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी में हो रहा है लेकिन इम्प्लांटेशन नहीं हो सकता है। तो अब फीमेल की बॉडी से बेटा जो जाइगोट या एम्ब्रियो उसको निकाल के हम दूसरी फीमेल के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, सरोगेट मदर के अंदर, और वहां पर डेवलपमेंट करा सकते हैं। तो जो फीमेल कंसीव नहीं कर सकती हैं, जिनके यूट्रस में कोई दिक्कत है, उनमें इन विवो फर्टिलाइजेशन का तरीका यूज किया जाता है, यानी इन विवो फर्टिलाइजेशन फॉलोड बाय द एम्ब्रियो ट्रांसफर। अब बेटा उन फीमेल की बात करते हैं जो एग को प्रोड्यूस नहीं कर सकती हैं। जो फीमेल एग को प्रोड्यूस नहीं कर सकती हैं लेकिन जिनमें सुटेबल इन्वायरमेंट होता है फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए। मतलब फर्टिलाइजेशन के लिए सुटेबल इन्वायरमेंट मतलब फैलोपियन ट्यूब में कोई दिक्कत नहीं है, डेवलपमेंट का सुटेबल इन्वायरमेंट है, मतलब इसका क्या हुआ बेटा कि यूट्रस में कोई समस्या नहीं लेकिन ओवरी में दिक्कत, क्योंकि एग ही नहीं प्रोड्यूस होता है। तब क्या करते हैं? तब यहाँ पर
ट्रांसफर ऑफ ओवम कलेक्टेड फ्रॉम ए डोनर। एक डोनर किसी दूसरी फीमेल से एग को कलेक्ट किया जाता है और उसे फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस टेक्निक को गिफ्ट यानी गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर कहते हैं। ये तरीका उन फीमेल की मदद करने के लिए जो फीमेल एग को प्रोड्यूस ही नहीं कर सकती हैं। अब उनके फैलोपियन ट्यूब में एग चला गया, अब फर्टिलाइजेशन होगा और इम्प्लांटेशन हो जाएगा। अगला तरीका बेटा है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन ICSI। ये एक स्पेशल प्रोसीजर है जहां पर लेबोरेटरी में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन किया जाता है और स्पर्म को डायरेक्टली ओवम के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। अब अगर मेल की बात करें तो बेटा मेल में जो इनफर्टिलिटी केसेस होते हैं वो दो वजहों से हो सकते हैं। या तो जो मेल पार्टनर हो फीमेल को इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है, उसके पेनिस में इरेक्शन नहीं हो रहा हो, इंसेमिनेशन नहीं कर पा रहा है, और ड्यू टू वेरी लो स्पर्म काउंट, या इंसेमिनेशन तो कर रहा है लेकिन जो सीमेन है उसमें स्पर्म का काउंट कम है। आपने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि 200 से 300 मिलियन स्पर्म होने चाहिए। अगर बहुत कम स्पर्म काउंट है तो फिर उस कंडीशन में उसके लिए हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक का यूज करते हैं, AIT कहते हैं। इस टेक्निक में क्या किया जाता है कि सीमेन को कलेक्ट करने के बाद हस्बैंड या हेल्दी डोनर से इसे आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है फीमेल की वेजाइना में या फिर यूट्रस में। और अगर यूट्रस में ट्रांसफर करेंगे सीमेन को तो इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन कहा जाएगा, IUI। बेटा IUT अलग है इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर और IUI अलग। ध्यान दीजिएगा, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर बेटा ये टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम का एक तरीका है और IUI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का एक तरीका है। IUI अलग है, IUT अलग है, ये चीज आप जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए बेटा समरी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको मैं बता देता हूँ। अवर नेशन, हमारा देश तो सबसे पहला देश था दुनिया में जिसने एक्शन प्लान की शुरुआत की थी बड़े स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी को बनाने के लिए। इन्हीं को फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। तो बेटा यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। चैनल पे आप नए हैं बेटा तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अगर आपको पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करेंगे। और कल बेटा 8 मई को इसी टॉपिक के हम 50 क्वेश्चन करेंगे 4:30 बजे मिंटी क्विज में, तो इसके लिए अच्छी तरीके से प्रिपेयर होके आप आएंगे। अगर आप नीट में बहुत अच्छा स्कोर बायोलॉजी में करना चाहते हैं, यानी आप ये चाहते हैं कि नीट में आपका 360 में से 360 नंबर आए, तो इसके लिए आप हमारे क्लासरूम बायोलॉजी वीडियो लेक्चर को परचेस कर सकते हैं। यानी 3,000 रुपये में आप NCERT के सभी 10 यूनिट और उनके 38 चैप्टर को कवर कर सकते हैं। अगर अपनी पढ़ाई को आप बूस्टअप करना चाहते हैं, आप 0 लेवल से भी स्टार्ट करते हैं, तब भी आप अपने पूरे टॉपिक को कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप यूनिट वाइज लेक्चर लेना चाहें, जैसे कोई यूनिट जेनेटिक्स की बात करें, अगर जेनेटिक्स यूनिट में आपको कोई दिक्कत है तो ये यूनिट केवल 500 रुपये में भी आप परचेस कर सकते हैं। यानी 10 यूनिट में से किसी भी अगर एक यूनिट को आप परचेस करना चाहते हैं तो उसे केवल 500 रुपीज़ में परचेस कर सकते हैं। और सभी जो 10 यूनिट की कॉस्ट है वो 3000 रुपीज़ है, जो कि एक्चुअल जिनकी कॉस्ट 19,000 होती है, ये इस समय आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अगर आप इन वीडियो लेक्चर को लेना चाहते हैं तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, उस लिंक पे जाके आप इन वीडियो लेक्चर को परचेस कर सकते हैं और इसी साल आप नीट में सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर आपको बायोलॉजी में कोई दिक्कत हो रही तो इनके द्वारा आप आसानी से इन लेक्चर को करके अपने नीट में सफलता पा सकते हैं।